नमस्कार, शाम 5 बजे की बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा। इस बुलेटिन में आपको छोटी बड़ी तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। संसद के बजट सत्र के तीसरे दिन आज दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष का हंगामा। केंद्रीय बजट में बिहार रेल क्षेत्र के लिए 10,066 करोड़ रुपए का किया गया आवंटन। बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा के बाद प्रदेश के मखाना उत्पादक किसानों के बीच हर्ष का माहौल। राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाई जा रही है वसंत पंचमी और सरस्वती पूजा। वसंत पंचमी के अवसर पर महाकुंभ में साधु संतों के साथ बड़ी संख्या में देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने किया अमृत स्नान। और रोहतास जिले के प्रगतिशील किसान बेर की खेती कर क्षेत्र के अन्य किसानों को आगे आने के लिए कर रहे हैं प्रेरित। और अब खबरें विस्तार से। संसद के बजट सत्र के तीसरे दिन आज दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। विपक्षी दल के सदस्यों ने चर्चा के दौरान कुंभ हादसे को लेकर दोनों सदनों में हंगामा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति जगदीप धनखड़ ने सदन को सुचारू रूप से चलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है जिसमें सरकार की जवाबदेही तय की जा सकती है। भाजपा सदस्य रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अन्य मुद्दों को उठाना ठीक नहीं है। उधर राज्यसभा में विपक्ष ने 1 घंटे के लिए वॉकआउट किया। महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के साथ जो टिप्पणी की गई वो नई बात नहीं है, ये इनकी परंपरा में है, ये इनका पॉलिटिकल डीएनए है। और माननीय मित्रों ने साफ कहा, they have got a chronic habit to insult the राष्ट्रपति ऑफ इंडिया। Let me tell you, ये उनकी परंपरा बन गई है और मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। इसलिए मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, फखरी अली अहमद, जैल सिंह और प्रणब मुखर्जी और अब माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, ये समझना बहुत जरूरी है। भारतीय रेल के 2025-26 के बजट में बिहार पर पूरा फोकस किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से बिहार के लिए 10,066 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसमें रेल लाइन से लेकर रेलवे स्टेशन के विकास पर फोकस है। देखिए ये खास रिपोर्ट। केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार का बोलबाला रहा। इतना ही नहीं, रेल बजट में भी बिहार का खास ध्यान रखा गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार रेलवे बजट प्रावधानों पर प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि भारतीय रेल के 2025-26 के बजट में बिहार के लिए 10,066 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक आवंटन किया गया है। यह राशि 2009 से 2014 के 1132 करोड़ के वार्षिक औसत से करीब 9 गुना अधिक है। रेल मंत्री ने यह भी बताया कि 2014 से अब तक 1832 किलोमीटर नए रेल ट्रैक बिछाए गए हैं, जो मलेशिया के पूरे रेल नेटवर्क के बराबर है। इसके अलावा 3020 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण कर बिहार में 100% रेल विद्युतीकरण कर दिया गया है। बहुत ही खुशी की बात है कि इस साल रेलवे के बजट में बिहार के लिए 10,066 करोड़ रुपीस का एलोकेशन हुआ है। 10,066। ये यूपीए के समय में जो एनुअल एवरेज होता था, जब बिहार से श्री लालू यादव जी केंद्र में रेलवे मंत्री होते थे, यूपीए का जो समय था, उसके कंपैरिजन में 9 गुना ज्यादा एलोकेशन, 9 गुना ज्यादा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के रेलवे सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए, विस्तारित करने के लिए
और नई फैसिलिटीज सभी यात्रियों के लिए, बिहार के सभी निवासियों के लिए। दानापुर रेल मंडल के डीआरएम जयंत कुमार चौधरी ने बताया कि पटना जंक्शन के विस्तारीकरण को लेकर डीपीआर जल्द तैयार कर लिया जाएगा, जिससे स्टेशन का आधुनिकीकरण संभव हो सकेगा। तो टोटल 90,000 करोड़ की योजनाएं या इन्वेस्टमेंट प्लान रेलवे का ऑलरेडी है। ये इन्वेस्टमेंट प्लान है। अब हर साल डिपेंडिंग ऑन हम कितना तेज खर्चा कर पाते हैं उसके हिसाब से एलोकेशन होता है। तो इस साल उस इन्वेस्टमेंट प्लान के अगेंस्ट जो है 10,000 करोड़ का उन्होंने बताया कि एलोकेशन है। अगर जरूरत पड़ेगी, हर साल जैसे जरूरत बढ़ जाती है तो उतना बढ़ा हुआ एक्सपेंडिचर हमें मिल जाता है जो है। फिलहाल बिहार में 57 नई रेल परियोजनाएं चल रही हैं, जिनकी कुल लंबाई 5,346 किलोमीटर और लागत 86,458 करोड़ रुपए है। वहीं 98 रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिन पर 3,164 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दूरदर्शन समाचार के लिए आशीष रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पटना। समस्तीपुर रेल मंडल के महाप्रबंधक विनय श्रीवास्तव ने केंद्रीय बजट में बिहार रेल क्षेत्र से जुड़े आवंटन और अन्य प्रमुख घोषणाओं पर संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि इस बजट में समस्तीपुर रेल मंडल को 2 अमृत भारत समेत वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मिलने की आशा है। इसके साथ ही 3 स्थानों पर कोचिंग वर्कशॉप और मेधा कोचिंग टर्मिनल इस मंडल को मिलेगा। है वो भी अलोकेट होके आ जाएगा। अभी संसद में चूंकि रखा हुआ है, पास नहीं हुआ है, तो जैसे ही पास होगा वहाँ से वो लोकेशन आ जाएगा हमारे पास, फिर हम इसके बारे में बता सकते हैं। बट मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम 2 अमृत भारत ट्रेनें, कुछ वंदे भारत स्लीपर्स और मेगा कोचिंग टर्मिनलों 2-3 जगह पे कोचिंग वर्कशॉप, इन सब का अनाउंसमेंट होगा बहुत ही जल्दी समस्तीपुर मंडल के लिए। उधर केंद्रीय बजट में बिहार से जुड़ी रेल योजनाओं के बारे में औरंगाबाद के पूर्व सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार सिंह ने जिला मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पूर्व मध्य रेलवे के तहत अनुग्रह नारायण रोड से औरंगाबाद तक कुल 14 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई जाएगी, जिससे स्थानीय लोगों को काफी लाभ मिलेगा। मेन रोड स्टेशन से औरंगाबाद शहर तक, जहां तक रेलवे लाइन आना है, बिछना है, 14 किलोमीटर की लंबाई में काम के लिए 136 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं, इसकी स्वीकृति हुई है। तो ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हमारे सरकार की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मखाना के उत्पादन, मार्केटिंग और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है। प्रदेश में मखाना बोर्ड की स्थापना की मांग लंबे वक्त से की जा रही थी। केंद्र सरकार के इस पहल से मिथिलांचल और अन्य क्षेत्रों के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। देखिए पटना से अरविंद कुमार वर्मा की ये खास रिपोर्ट। Makhana board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। यह बोर्ड मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार के लिए काम करेगा। इससे मखाना किसानों को सीधा बाजार मिल सकेगा। अभी तक किसानों को बाजार की उचित सुविधा नहीं मिल पाती थी। मिथिलांचल के किसानों की लंबे समय से ये मांग थी कि मखाना बोर्ड का गठन किया जाए, मगर पहले की सरकारों ने इस दिशा में कुछ खास ध्यान नहीं दिया। हालांकि डबल इंजन की सरकार में मखाना बोर्ड के गठन को प्राथमिकता दी गई। अब मखाना बोर्ड बनने से सहज हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे और बिहार के किसानों के प्रति, खासकर मिथिलांचल के किसानों के प्रति जो प्रधानमंत्री जी के दिल में प्यार है, स्नेह है, वो इस निर्णय को प्रकट भी करता है कि प्रधानमंत्री जी ने उत्तर बिहार के किसानों की चिंता की और मखाना उत्पादक किसानों के लिए मखाना बोर्ड बना के उनके बेहतर भविष्य के लिए ये निर्णय किया है। देश में कुल मखाना उत्पादन का 80% प्रोडक्शन बिहार से होता है। बोर्ड के गठन से बिहार के 8 जिलों को सीधा फायदा होगा। ये जिले हैं दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज। बोर्ड सभी मखाना उत्पादकों को एक मंच पर लाएगा।
किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि वे आधुनिक तरीकों से मखाना की खेती कर सके। सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि किसानों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। बिहार मखाना का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है। मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार जैसे जिले मखाना की खेती के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का मखाना अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान और इंग्लैंड जैसे देशों में निर्यात किया जाता है। बिहार से हर साल लगभग 2 लाख टन मखाना निर्यात किया जाता है। बिहार में फिलहाल लगभग 35,000 हेक्टेयर में मखाने की खेती होती है। 25,000 किसान इससे जुड़े हुए हैं। मखाना बोर्ड के गठन से मखाना उत्पादकों के साथ फूड प्रोसेसिंग कंपनियों को फायदा होगा। मखाने की खेती और बाजार इससे सीधे लाभ लेंगे। बोर्ड बनने के बाद आधुनिक मशीनों का प्रयोग कर मखाना के उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्र सरकार पहले से उत्तरी बिहार के विकास को लेकर बड़े कदम उठा रही है। दरभंगा में एम्स और मिथिलांचल उड़ान योजना के तहत एयरपोर्ट का विकास इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में एनडीए सरकार के ये फैसले उसे मिथिलांचल में बड़ी बढ़त दिला सकते हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए पटना से अरविंद कुमार वर्मा की रिपोर्ट। पूर्णिया के सरसी स्टेशन पर आज से जनहित एक्सप्रेस का ठहराव शुरू हो गया है। उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने जनहित एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर लेसी सिंह ने कहा कि इस सेवा के शुरू होने से इस क्षेत्र में बहुत बड़ी आबादी को राजधानी से जुड़ने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरसी में जनहित एक्सप्रेस के ठहराव को लेकर रेल मंत्री से लंबे समय से मांग थी और रेल मंत्री ने उनकी मांग को पूरा कर दिया है। जनहित एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों का ठहराव हुआ है। हम लोगों ने प्रयास किया, वो प्रयास सफल रहा और केंद्र सरकार, बिहार सरकार दोनों डबल इंजन की सरकार है। लोगों के हित में केंद्र सरकार हो, बिहार सरकार अनवरत काम कर रही है। उसी का ये एक कड़ी है। और भी कई परियोजनाएं हैं रेल के क्षेत्र में जो इलाके के लिए महत्वपूर्ण है। वो भी आगे उस पर भी काम होगा। अभी हम लोग उस पर बोलेंगे नहीं, हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हम लोग काम करके दिखाएंगे और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। और हमारे रेल मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने सहमति दिया। यहाँ के लोगों को काफ़ी फायदा होगा। राजधानी से सीधे जुड़ जाएंगे, यहाँ के लोग सीधे यात्रा करेंगे और गरीब लोगों के लिए बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि बस में 500-600 लगता है। राजधानी पटना सहित प्रदेश भर के विभिन्न मंदिरों, पूजा पंडालों और शिक्षण संस्थानों में सरस्वती पूजा श्रद्धा और भक्ति के माहौल में मनाई जा रही है। पूजा को लेकर विशेषकर युवाओं में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। पटना के बीएन कॉलेज के छात्रों ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना की। नमस्ते। विद्यार्थीगण सरस्वती पूजा करते हैं। सरस्वती पूजा उन्हें बुद्धि, विद्या, ज्ञान की देवी है। उत्सव का दिन है। आज से सभी कार्य शुभ हो जाते हैं। पटना के आकाशवाणी आवासीय परिसर में मां सरस्वती की आराधना पूरे विधि विधान के साथ हो रही है। बच्चों और महिलाओं के बीच यहां विशेष उत्साह का माहौल देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने बताया कि हर वर्ष यहां मां शारदा की प्रतिमा स्थापित कर धूमधाम से उनकी पूजा की जाती है। बसंत पंचमी के अवसर पर आज महाकुंभ में विभिन्न अखाड़ों से जुड़े साधु संतों के साथ ही देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने सुबह से ही संगम में डुबकी लगाकर अमृत स्नान किया। देखिए रिपोर्ट। तीर्थराज प्रयागराज में चल रहे दिव्य भव्य महाकुंभ का वसंत पंचमी पर आयोजित तीसरा अमृत स्नान सुबह से जारी है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न अखाड़ों के साधु संत पारंपरिक तरीके से भव्य रथों पर सवार होकर गाजे बाजे के साथ तड़के 4 बजे स्नान करने के लिए निकले। इसके पश्चात
क्रमबद्ध तरीके से अखाड़ों के साधु संतों ने त्रिवेणी संगम पर अमृत स्नान की शुरुआत की। विभिन्न अखाड़ों का ये अमृत स्नान आज दोपहर 4 बजे तक चलेगा। प्रयागराज की दिव्य धरा पर 13 अखाड़ों के साधु संतों समेत दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु आज के अमृत स्नान में आस्था की डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ में शामिल हो रहे हैं। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति के पावन अवसर पर हुआ था, वहीं दूसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या के अवसर पर हुआ था। और तीसरे अमृत स्नान के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने नए सिरे से कार्य योजना लागू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 3:30 बजे से अपने सरकारी आवास स्थित वॉर रूम में डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह एवं मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों से लगातार अपडेट ले रहे हैं और उन्हें आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। प्रयागराज में आज शासकीय अवकाश है। इसके साथ ही तीसरे अमृत स्नान पर सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुख सुविधा सुनिश्चित करने के लिए अर्धसैनिक बल सहित 50,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। बंदोबस्त को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए महाकुंभ क्षेत्र को वीआईपी वर्जित क्षेत्र बनाया गया है। भीड़ वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इसके अलावा श्रद्धालुओं के आने और जाने के लिए अलग अलग मार्ग निर्धारित किए गए हैं ताकि वे आसानी से पवित्र स्नान कर सके। वहीं मेला क्षेत्र में सभी प्रवेश मार्गों पर सिविल पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती भी की गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मार्ग पर मजबूत बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा लोगों की भारी संख्या को कंट्रोल करने के लिए शहर में 88 होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं के मार्गदर्शन के लिए सभी रास्तों और घाटों पर साइनेज लगवाए गए हैं। हेलीकॉप्टर, ड्रोन और सीसीटीवी के माध्यम से मेला क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सुरक्षा प्रबंध में किसी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए। रोहतास जिले के किसान दिनेश कुमार सिंह युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। दरअसल बंजर जमीन पर बेर की फसल उगाकर दिनेश लाखों की कमाई कर क्षेत्र के अन्य किसानों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार करने में लगे हैं। दिनेश बागवानी में सफल प्रयोग कर आसपास के युवाओं और किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। कई किसान उनसे बागवानी के गुर सीखने पहुंच रहे हैं। सासाराम के रहने वाले दिनेश कुमार सिंह अपने घर से करीब 19 किलोमीटर दूर माला बिघा गांव में बंजर जमीन पर विदेशी प्रजाति के बेर उगा रहे हैं, जो न सिर्फ उनकी लगन और परिश्रम को दर्शाता है बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे हम खेती किसानी से भी अपनी आर्थिक स्थिति सही कर सकते हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसे वेराइटी हैं जो माने कि शुगर जिनको हुआ है वो भी खा सकते हैं, और जिनको गैस की बीमारी है वो भी खा सकते हैं। जिनको सर्दी खांसी हो रहा है वो भी भरपूर खाएं, उनको सर्दी नहीं होगा। जिन बच्चों को निमोनिया हो रहा होगा वो भी ठीक हो जाएगा। दिनेश कुमार सिंह ने हरियाणा के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार से एग्रीकल्चर की पढ़ाई की है, जिसके बाद खेती किसानी में हाथ आजमा रहे हैं। उनके बागान में विदेशी प्रजाति के 7 वैरायटी के बेर हैं। बागान से ही खरीदार बेर खरीद रहे हैं। उनके बेर के चर्चे रोहतास में ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में भी है। एग्रीकल्चर से पढ़ाई करके आया हूँ, वो भी हिसार कृषि शोध संस्थान है चौधरी चरण सिंह, वहाँ से मैं पढ़ाई करके आया हूँ। और यहाँ अपने ज़िले में फिलहाल बेर की कई प्रजातियों पर मैंने प्रयोग कर रहा हूँ, वो भी विदेशों की विदेशी नीति पे। विदेशी बेर उगाने से न सिर्फ किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि यह नए व्यावसायिक अवसर के रूप में भी देखा जा रहा है। साथ ही यह पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि बेर के पेड़ वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं। हाल ही में जिला कृषि पदाधिकारी रामकुमार भी दिनेश कुमार सिंह के बागान पहुंचे थे। उनकी मेहनत और परिश्रम की खूब सराहना की थी। हमें लगता है कि रोहतास जिले के लिए एक वरदान साबित होगा और ऐसे प्रगतिशील किसान को हम आत्मा के द्वारा जो बेर उत्पादक किसान जो इच्छुक हैं, जो बेर का उत्पादन करना चाहते हैं, उनको प्रशिक्षण के तौर पे हम दिनेश कुमार सिंह जो प्रगतिशील किसान हैं उनको नामित भी करेंगे और उनसे आग्रह भी करेंगे दिनेश जी से कि आप बेर का जो है
खेती के लिए हमारे किसानों को प्रोत्साहन करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को समृद्ध बनाने के लिए तरह तरह की योजनाएं चला रही है। जब किसान समृद्ध और सशक्त होंगे तो देश आगे बढ़ेगा। दूरदर्शन समाचार के लिए रोहतास से चंदन कुमार की रिपोर्ट। बोधगया में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव का समापन हो गया है। समापन समारोह में देश विदेश से आए कलाकारों ने प्रदर्शन किया। मैथिली ठाकुर और बॉलीवुड के चर्चित गायक अभिजीत सिंह ने अपनी प्रस्तुति दी। वहीं इस मौके पर सहकारिता व पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार भी शामिल हुए। उन्होंने देश विदेश से आए कलाकारों को सम्मानित किया। केंद्र और राज्य सरकार बिहार में पुरातात्विक महत्व की धरोहरों को सुरक्षित करने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण राज्य में बिखरती विरासत को संजोने का काम कर रहा है। बिहार के रोहतास में स्थित हसन शाह सूरी के मकबरे के भी दिन बहुरने वाले हैं। देखिए रिपोर्ट। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां कदम कदम पर ऐतिहासिक धरोहर मिलती है। इस गौरवशाली अतीत को संजोने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण काम कर रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से संरक्षित दिल्ली की गद्दी पर काबिज होने वाले शेर शाह सूरी के पिता हसन खान सूरी के मकबरे को भी अब पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। शेर शाह सूरी के पिता हसन खान सूरी के मकबरे को सूखा रौजा के नाम से भी जाना जाता है। यह सासाराम में स्थित है। हसन खान सूरी के मकबरे को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ऐसे में पुरातत्व विभाग ने पर्यटकीय सुविधा बढ़ाने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही मकबरे का भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है। लेकिन अभी मैं कागज दे रहा हूं कि आपका आवश्यक कार्रवाई कीजिए। अगर एफआईआर हुआ है, अगर 1-2 कार्रवाई वो कर देते हैं तो शायद पूरी तस्वीर बदल जाएगी। लोग हिम्मत नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हम समझते हैं कि होगा, प्रयास जारी है और इसकी तस्वीर बदलेंगे। पहले तो इसकी पब्लिक एमिनिटीज़ जो है, टॉयलेट ब्लॉक हम लोग जल्द से शुरू करने जा रहे हैं। साथ साथ जो है यहाँ पानी की जो व्यवस्था है, ड्रिंकिंग वाटर जो है वो मिले लोगों को, स्वच्छ जल मिले, और वो भी हम व्यवस्था कराएंगे। शेर शाह सूरी ने सन 1539 से 1545 के बीच बने रौजे की वर्तमान संरचना का निर्माण कराया था। यह सूरी वास्तुकला की प्रथम अवस्था का प्रतीक माना जाता है। इसका अंतिम विकसित रूप शेर शाह के मकबरे में दिखाई देता है। इसकी जो अष्टकोण कृति है वह भारत के पठान वास्तुकला अद्भुत नमूना है। लेकिन समय के साथ साथ मकबरा के आसपास अतिक्रमण हो गया। ऐसे में यहाँ पहुँचने में पर्यटकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि अब पुरातत्व सर्वेक्षण संरक्षित स्मारक मकबरा परिसर के विकास की कार्रवाई में जुट गया है। हसन खान सूरी का मकबरा घूमने आने वाले पर्यटकों को जल्दी एक खूबसूरत वातावरण मिलेगा। इसके साथ ही टॉयलेट ब्लॉक का भी निर्माण कराया जा रहा है। पीने के पानी की व्यवस्था के साथ पर्यटकीय सुविधा का भी विकास किया जाएगा। दूरदर्शन समाचार के लिए रोहतास से चंदन कुमार की रिपोर्ट। और अब आइए, वक्त हो चला है फटाफट का। फटाफट अंदाज में देखते हैं 3 मिनट में 10 खबरें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के अंतिम दिन 21 फरवरी को पटना में करेंगे विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। पटना हाईकोर्ट ने कोसी बांध को नेपाल में ऊंचा करने और बिहार में कोसी विकास प्राधिकरण बनाने के मामले में केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। प्रदेश में इस साल 25,000
10,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की डीपीआर तैयार हो गई है। राज्य कैबिनेट से मंजूरी के बाद जारी होगी निविदा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि आईजीआईएमएस में जल्द होगी रोबोटिक स्पाइन सर्जरी और न्यूरो फिजियोथेरेपी की शुरुआत। पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में चनपटिया विधायक उमाकांत सिंह और बगहा के विधायक राम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय बजट में बिहार को मिली सौगात पर चर्चा की। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान के बेटे अयान खान ने खुदकुशी कर ली है। घटना के बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। पश्चिम चंपारण के लौरिया प्रखंड के शिसबनिया पंचायत के स्वच्छता कर्मियों ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर बैठक की। महाकुंभ में नमो ऐप के जरिए आस्था, सेवा और डिजिटल इंडिया का विजन के साथ बड़ी संख्या में युवा पहुंच रहे हैं नमो ऐप पवेलियन में। आर प्रज्ञानंदा ने जीता टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज 2025 का खिताब। वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश को टाई ब्रेकर में दी शिकस्त। भारत ने 5वें टी20 मैच में इंग्लैंड को 150 रनों से हराकर श्रृंखला पर कब्जा जमाया। और अब बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डाल लेते हैं मुख्य समाचारों पर। संसद के बजट सत्र के तीसरे दिन आज दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष का हंगामा। केंद्रीय बजट में बिहार रेल क्षेत्र के लिए 10,066 करोड़ रुपए का किया गया आवंटन। बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा के बाद प्रदेश के मखाना उत्पादक किसानों के बीच हर्ष का माहौल। राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा का त्योहार। बसंत पंचमी के अवसर पर महाकुंभ में साधु संतों के साथ बड़ी संख्या में देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने किया अमृत स्नान। और रोहतास जिले के प्रगतिशील किसान बेर की खेती कर क्षेत्र के अन्य किसानों को आगे आने के लिए कर रहे हैं प्रेरित। फिलहाल के लिए प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन यहीं पर समाप्त हुआ। अब दूरदर्शन के सभी कार्यक्रम और समाचार ओटीटी चैनल वेब्स पर उपलब्ध हैं। वेब्स ऐप आप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।